आज हम बेटा गॉसेस लॉ पढ़ने वाले हैं। गॉसेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फिजिक्स का, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉसेस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस के बारे में हम जानेंगे। लेट्स बिगिन विद गॉस थ्योरम। असल में बेटा अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव अगर कहीं चार्ज है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड लाइंस थी वो कैसी थी बेटा, रेडियली आउटवर्ड थी, रेडियली आउटवर्ड। और अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कैसी थी बच्चे, वो थी रेडियली इनवर्ड। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हैं, निगेटिव चार्ज की वजह से बच्चे फील्ड लाइंस कैसी हैं, रेडियली इनवर्ड है। अब सवाल ये आता है, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें किसके बारे में बताता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बेटा इंफॉर्मेशन देता था किसी भी सरफेस एरिया से, किसी भी सरफेस एरिया से कितना फील्ड लिंक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर लिंक है, या हम बोले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक है, या हम बोले कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिंक है। इसके बारे में हमें कौन बताता था, वो हमें बताता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, इससे प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए बेटा हमें दो चीजें पता होनी चाहिए थी। जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं या जिस सरफेस पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, हमें एक चीज ये पता होनी चाहिए। दूसरा हमें ये भी पता होना चाहिए कि फिर वो सरफेस का सरफेस एरिया कितना है, उस सरफेस का सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया पता होना चाहिए। और दोनों के बीच का हमको क्या पता होना चाहिए बच्चे, एंगल पता होना चाहिए। अगर हमें ये दो चीजें मालूम है तो हम फ्लक्स निकाल सकते थे। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम EDS cos थीटा लिखना चाहें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया के, डॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का बच्चे एंगल था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस का जो नॉर्मल है, सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, उनके बीच का एंगल हमारा क्या था, थीटा। अगर हमें किसी भी सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे थे अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है उस टॉपिक। क्या ये बात बच्चे आपको समझ में आ गई? अब सवाल ये आता है कि सर अगर रेगुलर सरफेस है, रेगुलर सरफेस से मतलब रेगुलर ज्योमेट्रिकल बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्फीयर है या आपके पास एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, आपके पास रेगुलर ज्योमेट्रिकल बॉडीज हैं, सिलेंडर है, तो उनका सरफेस एरिया तो सर बड़ी इजीली निकाल लेंगे। जैसे अगर हम स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर की बात करें तो उसका सरफेस एरिया बेटा क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। अगर हम एक क्यूब की बात करते हैं, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, क्यूब में होते हैं बेटा 6 फेसेस होते हैं। और अगर क्यूब की साइड A है तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 6a² हो जाएगा के केस में। क्या ये बात बच्चे समझ में आ गई? अगर रेगुलर बॉडीज हैं तो उनका सरफेस एरिया निकालना बड़ा आसान होता है, आप सरफेस एरिया निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया हुआ है बेटा, वो क्या था, वो था हमारा KQ/R², KQ/R², वेयर K इज कांस्टेंट, 1/4πε। Q क्या था बेटा, सोर्स चार्ज था, और R क्या था, सेपरेशन था सोर्स चार्ज से उस पॉइंट P के बीच का जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। बात समझ में आ गई? रेगुलर बॉडीज का तो सर हम इजीली निकाल लेंगे क्योंकि उनका हम सरफेस एरिया इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन यदि सर इरेगुलर बॉडीज हो, कैसी हो, इरेगुलर बॉडीज हो, जिनका शेप रेगुलर नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, बॉडीज का नेचर कैसा है, इरेगुलर, तो फिर उससे लिंक होने वाले फ्लक्स को हम कैसे निकालें, वो जरा टफ टास्क होगा, क्योंकि उनका सरफेस एरिया, इरेगुलर बॉडीज का सरफेस एरिया निकालना थोड़ा टफ होगा। इसलिए फिर हम किसका यूज करते हैं बेटा, फिर हम फ्लक्स को निकालने के लिए गॉसेस थ्योरम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, गॉसेस थ्योरम का यूज करते हैं। एक साइंटिस्ट है गॉस, और वो इस थ्योरम को देते हैं, गॉस थ्योरम को, इसका सबसे पहले वो अपना स्टेटमेंट देते हैं। क्या देते हैं बच्चे, वो स्टेटमेंट देते हैं, और वो अपनी बात को बहुत दो शब्दों में, मात्र चार्ज और परमिटिविटी के टर्म में, गॉस के अकॉर्डिंग किसी भी सरफेस एरिया से अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हमें सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात, जिस चार्ज की वजह से हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं वो हमें चार्ज क्यू मालूम होना चाहिए। दूसरी बात कि उस मीडियम के बारे में हमें पता होनी चाहिए, मीडियम की परमिटिविटी पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा, मीडियम की परमिटिविटी पता होनी चाहिए, जहां पर वो चार्ज रखा हुआ है, जहां पर हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं। एक तो हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, दूसरा हमें बच्चे क्या पता होना चाहिए बेटा, हमें उस मीडियम के बारे में पता होना चाहिए जहां पर हम फ्लक्स काउंट करना चाहते हैं, जहां पर वो चार्ज रखा हुआ। चलिए गॉसेस थ्योरम का हम स्टेटमेंट बेटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे, हम स्टेटमेंट लिखते हैं। और स्टेटमेंट क्या है गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट,
गॉस स्टेट करते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड, किसके साथ लिंक करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा, किसके साथ लिंक करेगा, ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस, किसके साथ बच्चे, ओवर द क्लोज्ड सरफेस, ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस, सरफेस को मैं एस मान लेता हूं, ओवर द क्लोज सरफेस एस इन वैक्यूम, वो पर्टिकुलर मीडियम क्या ले रहे हैं बेटा, पर्टिकुलर मीडियम वो ले रहे हैं वैक्यूम ले रहे हैं, इन वैक्यूम, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मीडियम उन्होंने क्या ले लिया है, वैक्यूम ले लिया है, इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम की परमिटिविटी है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज Q कंटेन्ड इनसाइड द सरफेस, चार्ज को हमने क्या लिया हुआ बच्चे, Q लिया हुआ है, कंटेन्ड इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, क्या बेटा ये बात आपको समझ में आ रही है, फिर से एक बार इस स्टेटमेंट को देखो, देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, हम एक चार्ज इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए ये हमारे यहां पर एक चार्ज है, इस जगह स्पेस में एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से मैं ऐसा मानता हूं ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर में फील्ड लाइंस निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस निकलने वाली हैं, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएंगे। मैं एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करता हूं, इस चार्ज के चारों तरफ एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करता हूं, उस क्लोज्ड सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, हमें कौन बताता था, ये हमें बताता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता था। मींस उस क्लोज्ड सरफेस से जो कि हमने इसके चार्ज के चारों तरफ इमेजिन की है, उस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स लिंक करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा, वो किसके बराबर होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड ओवर द क्लोज सरफेस, सरफेस का सरफेस एरिया कितना है, एस है, इन वैक्यूम is 1 upon epsilon naught times of the total charge Q contained inside the surface, 1 upon epsilon naught times of total charge Q contained inside the surface। तो मैं बेटा क्या लिख सकता हूं, फ्लक्स को मैं डिनोट करता था, फ्लक्स को फाई ई से, किससे डिनोट करता था बच्चे, फ्लक्स को मैं डिनोट करता था फाई ई से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times of टोटल चार्ज, ऑफ का मल्टीप्लाई से मतलब होता है ऑफ टोटल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द सरफेस। इसी को मैं और सिंपल भाषा में अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात बच्चे समझ में आ गई, गॉस ने किसी भी सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक करेगा, सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, सरफेस कैसी होनी चाहिए बेटा, क्लोज्ड होनी चाहिए, किसी भी सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक करेगा उनको सिर्फ दो वेरिएबल्स के टर्म में बता दिया, एक चार्ज और दूसरा हमें क्या हो बेटा, परमिटिविटी पता हो, एक चार्ज मालूम हो और हमें क्या पता हो, परमिटिविटी मालूम हो। अगर हमें दो चीजें पता है तो फिर उस सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक करेगा उस फ्लक्स को हम निकाल सकते हैं। क्या ये बात बच्चे क्लियर हो गई। एक और फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा, वो किसके बराबर था, वो था ईडीएस के बराबर। किसके बराबर था बेटा, सरफेस इंटीग्रल हम इसका कर देते हैं क्योंकि एडीएस हमने लिया हुआ, सरफेस इंटीग्रल कर दिया। एक और फ्लक्स का फॉर्मूला किसके बराबर था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। क्या ये बात बच्चे आपको समझ में आ गई। क्या हम इन दोनों की जगह, देखो ये भी फ्लक्स के बराबर है, ये भी फ्लक्स के बराबर है, एक हम फाइनल फॉर्मूला यहां नहीं लिख सकते हैं फ्लक्स का, एक फाइनल फॉर्मूला फ्लक्स का बेटा क्या हो जाएगा, पाई ई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, साथ ही साथ ये किसके बराबर है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्या ये बच्चे बात आपको क्लियर हो गई। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला बना लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा बेटा गॉस के अकॉर्डिंग किसके बराबर हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। किसके बराबर हो गया बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। उनका स्टेटमेंट है ये कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा किसी भी क्लोज सरफेस से वो किसके बराबर होगा, 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed by the surface।
1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। वो सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है उस चार्ज पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ वो परमिटिविटी क्या है, मीडियम का नेचर क्या है, उस मीडियम पर डिपेंड करेगा, मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड। दो चीजों पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करने वाला। क्या ये बात समझ गए? अगर चार्ज ज्यादा होगा फ्लक्स भी ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। आप समझ पा रहे हैं ना? तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में चार्ज क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर में होता है KQ/R²। चार्ज ज्यादा तो कौन कौन से टर्म ज्यादा है बेटा, ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी, ज्यादा फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा। समझे बात ना? और जब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी सरफेस से लिंक करेगी मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा। चार्ज पर डिपेंड कर रहा है फ्लक्स, दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी पर, मींस नेचर की जो मीडियम का नेचर है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर परमिटिविटी की वैल्यू कम जो कि वैक्यूम की सबसे कम होती है, अगर परमिटिविटी की वैल्यू कम जो कि वैक्यूम की सबसे कम होती है तो फ्लक्स ज्यादा, फील्ड लाइंस इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगी। अगर परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा, ज्यादा मतलब जैसे जैसे हम मीडियम चेंज करते हैं परमिटिविटी बेटा चेंज होती जाती है, ऐसा मीडियम जिसकी परमिटिविटी ज्यादा हो फील्ड लाइंस इजीली पेनिट्रेट नहीं करेंगी, और जब फील्ड लाइंस इजी पेनिट्रेट नहीं करेंगी बेटा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए बेटा? गॉस ने अपना ये स्टेटमेंट दे दिया। अगर आपसे गॉस थ्योरम पूछते हैं आप स्टेटमेंट लिखेंगे और ये फॉर्मूला लिखेंगे, आपका 1 नंबर पक्का होता है। अब सवाल आता है क्या गॉस सही थे, गॉस ने स्टेटमेंट दे कैसे दिया? हम अब गॉस थ्योरम का प्रूफ निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं बेटा? गॉस थ्योरम का प्रूफ निकालने वाले हैं। क्या ये बच्चे बात आप समझ गए? प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम। हम अगली स्लाइड लगाते हैं और उसमें हम गॉसेस थ्योरम का क्या करने वाले हैं बेटा, प्रूफ निकालने वाले हैं। और उसके लिए देखो कुछ कंसिडरेशन करता है। प्रूफ है गॉसेस थ्योरम का, ठीक है बच्चे, हम प्रूफ निकालने वाले हैं। प्रूफ में हम क्या करते हैं, हम एक चार्ज ले रहे हैं बेटा, हम क्या ले रहे हैं, हम एक चार्ज ले रहे हैं। लेट्स सी वो चार्ज हम कहां ले रहे हैं, इस पॉइंट पर ले रहे हैं। पॉजिटिव क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है बच्चे, ये पॉजिटिव का क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है बेटा। और ये कहां रखा हुआ है, ये ओ पॉइंट पर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है बेटा, ये ओ पॉइंट पर रखा हुआ है। प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है ना। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कैसी रहने वाली बेटा, फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी बेटा फील्ड लाइंस, ऐसी तो जाएंगी रेडियली आउटवर्ड होंगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कैसी चलती थी, रेडियली आउटवर्ड चलती थी। क्या ये बात बेटा आपको समझ में आ रही, फील्ड लाइंस कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी। मींस अगर मैं इस चार्ज से किसी भी एक सेपरेशन दूर पर किसी भी एक पॉइंट पर, मान एक पॉइंट में यहां लूंगा, यहां पर एक पॉइंट लूंगा, वहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहता हूं ड्यू टू दैट चार्ज, तो कैसे निकालूंगा? देखो मैं फील्ड लाइंस को अभी हटा देता हूं, मैं एक पॉइंट ले रहा हूं जो कि इस क्यू चार्ज से, और वो पॉइंट है हमारा बच्चे पी पॉइंट है। क्या है, पी पॉइंट है, क्योंकि इस क्यू चार्ज से आर सेपरेशन पर, कितना है बच्चे, आर सेपरेशन पर, उसका पोजीशन वेक्टर यहां से क्या है बेटा, आर है। समझे बात ना, आर सेपरेशन पर है। ये पी पॉइंट मैंने ले लिया, यहां पर ये पी पॉइंट ले लिया। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? पी पॉइंट पर जो सरफेस बनेगी, पी पॉइंट पर जो सरफेस बनेगी, देखो चार्ज क्यू ये है, इससे मैंने आर पोजीशन वेक्टर के साथ एक पी पॉइंट ले लिया। अब इस पी पॉइंट एक सरफेस बनाएगा ना, एक सरफेस क्लोज सरफेस होगी जिस पर ये पी पॉइंट लाई कर रहा होगा। उस क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना लिंक होगा ये हमको निकालना है। बात समझ में आ गई ना, उस क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना लिंक करेगा ये चीज हमको निकालनी। तो हम बच्चे क्या इमेजिन करते हैं, यहां पर हम एक क्लोज सरफेस इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हम एक क्लोज सरफेस इमेजिन करते हैं। क्यों, हमारा क्या था, पॉइंट चार्ज था। किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड एक क्लोज सरफेस जो हम बना पाएंगे बेटा, उसका नेचर कैसा होगा, वो स्फेरिकल नेचर की होगी। वो कैसी रहने वाली है बच्चे, स्फेरिकल नेचर की। तो हम पी पॉइंट के अराउंड मींस एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करते हैं, उस स्फेरिकल सरफेस पर पी पॉइंट लाई करेगा। समझ में आ गई बात बेटा, हम एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करते हैं, उस स्फेरिकल सरफेस पर ये पी पॉइंट क्या करने वाला है बच्चे, लाई करने वाला है। चलो हम एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करते हैं, एक स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं, एक स्फीयर बना ले रहे हैं। ये हमने एक स्फीयर इमेजिन कर लिया जो कि इस पॉइंट चार्ज क्यू के चारों तरफ है,
और उस स्फीयर की सरफेस पर ये पी पॉइंट लाई कर रहा है, उस स्फीयर की सरफेस पर ये पी पॉइंट क्या कर रहा है बेटा, लाई कर रहा है। अब देखो एक दो चीजें और निकालते हैं। हम जानते हैं, हम फ्लक्स में हम क्या जानते हैं बेटा, फ्लक्स निकालने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। फ्लक्स निकालने के लिए बेटा हमें क्या पता होना चाहिए, एक हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पता होनी चाहिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमें सरफेस एरिया पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो हम इस पी पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखते हैं, वो कैसी रहने वाली है। अब चूंकि ये चार्ज कैसा था, पॉजिटिव था, इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है तो वही क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। अगर फील्ड लाइन का नेचर कैसा हो, स्ट्रेट हो, रेडियली आउटवर्ड होंगी, स्ट्रेट फील्ड लाइंस होंगी, तो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है बेटा, वो भी क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है रेडियली आउटवर्ड, कुछ इस तरह। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं इसको मान लेता हूं वेक्टर ई, और इसका जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वो वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, आर कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, आर कैप हो जाएगा। जो इसका वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, वो हमारा क्या रहने वाला है, वो हो जाएगा आर कैप। क्या ये बात बच्चे समझ में आ गई, समझे बात ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, इस तरफ है, और उसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया, आर कैप हो गया। दूसरा हमको चाहिए सरफेस एरिया। तो हम एक चीज कंसीडर करते हैं बेटा, पी पॉइंट के अराउंड एक बहुत छोटा सा सरफेस एरिया हम कंसीडर करते हैं, इसी क्लोज सरफेस पर है और पी पॉइंट के अराउंड है। उस सरफेस को हम लिखते हैं ds। क्या लिखते हैं बेटा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ds है। और इस सरफेस एरिया का मैंने आपको एरिया वेक्टर बताया था। एरिया वेक्टर कैसा था, रेडियली आउटवर्ड था। एरिया वेक्टर बच्चे कैसा था, रेडियली आउटवर्ड था। एरिया वेक्टर जो होगा, यहां से अगर मैं रेडियली आउटवर्ड बनाता हूं बेटा एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हमारा कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसे ही हो जाएगा जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, और उसको मैं मानता हूं एन कैप। क्या मानता हूं बेटा, एन कैप। एन कैप जो है वो सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर है। आर कैप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर है। और यहां देखने पे हमको पता चलता है आर कैप और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन। क्या इतनी बात बच्चे क्लियर हो गई। अब चलो, अब हमारा काम आसान हो जाता है, अब निकालते हैं। तो ये तो इंफॉर्मेशन हम जानते थे, और यही किसके बराबर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हमको प्रूफ करना है। तो हम पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं एट पॉइंट P। कहां पर बच्चे, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता था, क्या था बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज जो कि हमारा Q है, और सोर्स चार्ज से उस पॉइंट तक का सेपरेशन जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो हमारा क्या हो गया, OP हो गया, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, R हो गया। कितना हो गया बेटा, R का स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर। अच्छा, इसकी अगर मैं डायरेक्शन भी मेंशन करनी है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, आर कैप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप है। अलोंग OP, इधर से किधर है बेटा, O से P की तरफ है, O से P की तरफ। क्या ये बात समझ में आ गई। हमने P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो निकाल ली, वो आया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। और हमने क्या बना दिया बेटा, यूनिट वेक्टर भी मेंशन कर दिया, यूनिट वेक्टर भी मेंशन कर दिया, और डायरेक्शन क्या हो गई, O से P की तरफ, रेडियली आउटवर्ड है, क्योंकि चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। सिमिलरली हम दूसरी चीज निकाल, देखो E हमने निकाल लिया। अब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हम क्या लिख सकते हैं इसको, कंसिडर एरिया एलिमेंट अराउंड पॉइंट P पॉइंट के अराउंड अगर हम एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एरिया को हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। एरिया को हम कैसे ट्रीट करते हैं बेटा, एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। तो ds जो वेक्टर होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ds, साथ ही साथ उसका यूनिट वेक्टर जो कि मैंने क्या लिया हुआ है, n कैप लिया हुआ है। एरिया एलिमेंट का यूनिट वेक्टर क्या है, n कैप, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ds है। तो जो एरिया वेक्टर है उसको मैंने क्या लिख लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, और उसका हमने क्या बना लिया, यूनिट वेक्टर।
देखो हमें ds भी हमने निकाल लिया, हमने e भी निकाल लिया। जरा इन वैल्यूज को अगर हम यहां पुट करते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यूज, तो हमको क्या मिलने वाला है? वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर ds, ठीक है ना। और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बेटा? फर्स्ट मान लेता हूं इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें क्या मिलेगा? देखो बच्चे, फाई ई इक्वल्स क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल्स, इसको चलो कलर बदल लेते हैं यहाँ। फाई ई इक्वल्स बच्चे हमारा क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल है, हम सरफेस इंटीग्रल ई की जगह हम क्या लगा दें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और क्या है बेटा? आर कैप है, आर कैप। समझे बात ना? ई की जगह हमने ये लगा दिया, डॉट है, डॉट ds, वेक्टर ds की जगह हम क्या लगा दें? मैग्नीट्यूड ऑफ ds डॉट एन कैप। क्या बच्चे ये बात आपको समझ में आ गई? मैग्नीट्यूड ऑफ ds डॉट एन कैप। अब जरा यहां देखो, सरफेस इंटीग्रल है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस का ही तो इंटीग्रल करना है, बाकी सारे टर्म तो बाहर आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सरफेस का इंटीग्रल करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और एक चीज और लिखते हैं, जो आर कैप और एन कैप है इनको एक साथ लिख लेते हैं, आर कैप डॉट एन कैप। और किसका इंटीग्रल हम कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सरफेस का इंटीग्रल कर रहे हैं, ds का इंटीग्रल कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? ds का इंटीग्रल। और ये किसके बराबर आ गया बेटा? ये आ गया फाई ई के बराबर। किसके बराबर आ गया बच्चा? ये फाई ई के बराबर आ गया, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर। अब देखो एक मजेदार बात है बच्चे, आर कैप क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट वेक्टर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रहा था। और हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? 1 होता है। दूसरी बात, एन कैप क्या है बेटा? जो हमने ये एरिया एलिमेंट लिया था, इसका एरिया वेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है, मींस एरिया का यूनिट वेक्टर। क्या बात आपको समझ में आ गई बच्चे? आर कैप और एन कैप दोनों किधर है? सेम डायरेक्शन में है, मींस दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 0 हो गया। और दो यूनिट वेक्टर्स, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है बेटा? 1 हो जाता है। दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे आई डॉट आई था, जे डॉट जे था, के डॉट के था, वो क्या आता है बेटा? 1 आता है। तो ये यहां पर आर कैप और एन कैप, ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं इनकी सेम डायरेक्शन है, और इनका क्या हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, मींस cos थीटा आएगा, cos 0 आएगा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, और इनकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड 1 1। तो आंसर हमारा क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। मींस आर कैप और एन कैप की जगह हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। समझे बात ना? तो अब हमारा फिर ये क्या बनने वाला है? देखो आगे बच्चे, यहां पे क्या बचेगा? फाई ई इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप और एन कैप हट गए, इनकी जगह क्या आ गया? 1 आ गया। 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं। ds को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, देखो बेटा ds एक स्मॉल एरिया एलिमेंट था, इंटीग्रेट करना मतलब मैं पूरे सरफेस का एरिया निकालूं। और इसका नेचर कैसा था? सरफेस स्फीयर में था। कैसा था बेटा? स्फीयर में था। और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चे? स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई बच्चे? इनका मैं रेफरेंस यहां पर दे देता हूं, आर कैप डॉट एन कैप, दो यूनिट वेक्टर्स का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं वो आ गया 1। और जो मैं सरफेस इंटीग्रल कर रहा था ds का, वो बच्चे यहां पे क्योंकि स्फीयर है तो वो हमारा क्या हो गया? 4 पाई आर। बात समझ में आ गई? अब देखो कुछ चीजें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है? 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई ई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर आ गया बच्चे? वो आ गया हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे ये क्या? ये तो वही है जो गॉस ने स्टेटमेंट दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ऐसा ही तो गॉस ने कहा था कि कुछ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा किसी भी क्लोज सरफेस के साथ, वो किसके बराबर होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बाद।
तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा है इस क्लोज सरफेस के साथ, वो किसके बराबर आ गया बच्चे? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? गॉस अपनी जगह सही थी। हमने प्रूफ निकाल दिया, गॉस थ्योरम का प्रूफ निकाल दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात बेटा, जिस सरफेस को हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, उस सरफेस को हम खास नाम देते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम में हम इसको यूज कर रहे हैं। इस सरफेस का नाम क्या होता है बेटा? गॉसियन सरफेस होता है। क्या होता है? गॉसियन सरफेस। आज समझ में आ गई बच्चे? गॉसियन सरफेस मींस द सरफेस चूजन टू कैलकुलेट सरफेस इंटीग्रल। उस सरफेस जो उसको हमने सिलेक्ट किया है सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए, मतलब गॉस थ्योरम में अप्लाई करने के लिए सरफेस, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस का नेचर है इट मस्ट बी क्लोज्ड सरफेस। वो क्लोज सरफेस जरूर होनी चाहिए। समझे बात ना? वो सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। शेप उसका कैसा भी हो, वेदर इट इज रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप और इरेगुलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स आपका उतना ही आएगा, क्योंकि फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज और परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। समझे बात ना? फ्लक्स जो है वो सरफेस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। यहां सरफेस में स्फीयर की जगह अगर कुछ और लेता, अगर मैं स्फीयर की जगह कुछ और सरफेस लेता, अगर क्यूब लेता, क्यूबॉइड लेता, या कोई इरेगुलर सरफेस लेता, तो भी हमारा फ्लक्स जो सरफेस के साथ लिंक करता वो कितना होता? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। मींस फ्लक्स कभी भी सरफेस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, सरफेस सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड होनी चाहिए। बात समझ में आ गई ना? जितनी फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक करेंगी, अगर मैं सरफेस बड़ी कर दूं तो भी तो उतनी फील्ड लाइंस उस बड़ी सरफेस के साथ लिंक करेंगी, या मैं सरफेस छोटी कर दूं तो उतनी फील्ड लाइंस उसके साथ लिंक करेंगी, मतलब फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? यहां पर हमारी गॉसिस थ्योरम अभी ये फिनिश होती है। मुझे उम्मीद है आपको गॉसिस थ्योरम अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आगे हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस थ्योरम। क्या करने वाले हैं बेटा? हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस थ्योरम। समझे बात ना? एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस थ्योरम।